नमस्कार दोस्तों, कल हम लोगों ने चर्चा किया था उत्तर प्रदेश में जो होने वाली परीक्षाएं हैं उससे संबंधित उत्तर प्रदेश की जीके जीएस की जो टॉपिक हैं उस पर 100% में कितनी टॉपिक हमें कवर करनी है, क्या क्या पढ़ाना है, आप लोगों को बताया भी गया था ये सब सारी चीज़ें। और इन खास बिंदुओं पर भी हमने कल चर्चा किया था। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश की जो है यह स्थापना दिवस, ये सारी चीज़ें ये पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया है और उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, तो आप लोग जा करके उस क्लास को देख लीजिएगा। इस सब की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक हमारी होगी भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियाँ। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या होने वाली है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश का नक्शा है। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है। हमारा उत्तर प्रदेश जो है, इसकी जो सीमाएं हैं, किन किन राज्यों को स्पर्श करती हैं, किन देशों को स्पर्श करती है, ये चीज़ें आज आपको बतानी है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसकी जो सीमाएं हैं, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये इसकी सीमाएं इधर पूर्व में जाकर हिमाचल प्रदेश को कवर करती हैं। इसके बाद यही इसके बगल में हरियाणा को टच करती है, इसी के बगल में दिल्ली, उत्तर प्रदेश की सीमाएं हमारी दिल्ली को भी यहाँ टच करती है। फिर आप देख रहे होंगे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की सीमा और राज्यों को टच करने वाली है, उनमें से एक नाम आपका राजस्थान का भी आता है, राजस्थान को भी जोड़ती है। इसी प्रकार जब आप पश्चिम में चले आते हैं इधर, तो ये टच करती है मध्य प्रदेश को। फिर आप इधर पूर्व में पहुंच जाते हैं उत्तराखंड को। इसी क्रम में नेपाल, नेपाल एक देश है, प्रदेश है। ये सारी चीजें तो हमारे ही देश की हिस्सा है, हमारे ही देश का एक प्रदेश है, लेकिन इसको आप ध्यान रखें, ये स्वयं में एक देश है। नेपाल स्वयं में देश है और हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल बॉर्डर को भी स्पर्श करती हैं। नेपाल बॉर्डर और उत्तर प्रदेश, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो और इधर आप जब जैसे इधर निकलेंगे तो आपको बिहार मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, ये बिहार राज्य से भी स्पर्श करती हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड को भी और झारखंड को भी स्पर्श करती हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ भी हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श होता है। तो ये रहा हमारे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियाँ कि किन किन राज्यों को, किन देशों को हमारे उत्तर प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। इसी क्रम में अभी जो मुख्य बिंदु होगी वो है हमारा जनसंख्या। क्या है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ये जितनी भी चर्चाएं हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगली जो बिंदु है, ये क्या है? ये हमारी है जनसंख्या। 2011 में जब जनगणना हुआ, 2011 की जनगणना के दृष्टिगत उसको रखते हुए हम उसका आकलन करते हैं। तो कुल जनसंख्या जो है, ये है 19.98 करोड़। 19.98 करोड़, ये कुल जनसंख्या। इसमें से जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात के क्रम में 912, ये 912 क्या है?
ये 912 महिलाएं। क्या है? 912, ये 912, ये जो आपको दिख रहा है ये 912 क्या है? ये महिलाएं। 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या है, महिलाओं की संख्या ये कितनी है? ये है 912। 1000 जो महिलाओं की संख्या है वो 912 की है, यानी 1000 पुरुष होंगे तो उस पर अगर अनुपात निकाला जाएगा तो वो फिर 912 ही महिलाएं हैं। अर्थात हमारे यहाँ पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या से या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। ठीक, अब इसमें देखना हमें ये है, साक्षरता की जब बात करें तो साक्षरता की दृष्टि से इसका अनुपात क्या होगा, इसका प्रतिशत क्या होगा? तो साक्षरता की दृष्टि से आप देखते हैं कि जो पुरुष वर्ग है, यानी हमने बताया 1000 जो पुरुष हैं, इनमें से मात्र 77.3% पुरुष साक्षर हैं। और यही अगर महिला की बात करेंगे तो 912 महिलाओं में 912 महिलाओं की संख्या कितनी है? 912, और 912 महिलाओं में 57.2% महिलाएं साक्षर हैं। किसमें से? इनकी जो संख्या है ये पुरुषों पर 912 की, इसमें से 912 में से इसको 100% आप मान लीजिए, अगर इसको आप 100% मान लीजिए तो 100% में से ये 57.2% इसमें से साक्षर, 57.2% इसमें से साक्षर महिलाएं आपको मिलती हैं। बाकी क्या है? बाकी अभी उनके पास एजुकेशन का अभाव है, अभी उनके पास शिक्षा का अभाव है, अभी वो साक्षर में उनकी गिनती नहीं की जाती है। ये सारी चीज़ें। अच्छा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 829 बेड पर वर्ग मीटर किलोमीटर है। ऐसे ही जिला की जनसंख्या देखें तो सबसे अधिक जिस जिले में जनसंख्या है वह जिला कौन सा है? वो है प्रयागराज। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वह जिला होगा हमारा प्रयागराज। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है हमारा, जहाँ की आबादी, जहाँ का जो संख्या है, जनसंख्या है, तो वो सबसे कम हो, वो जिला हमारा हो जाएगा महोबा। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कई बार परीक्षाओं में इनकी चर्चाएं की गई हैं और पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर जिला आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रयागराज। और यदि इसी क्रम में पूछ लिया जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा, तो आप नाम लेंगे महोबा का। कौन सा जिला? महोबा हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी जनसंख्या सांख्यिकी जनगणना किसकी? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तो अगली टॉपिक जो हमारी होगी, अगली टॉपिक हमारी हो जाएगी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। की उत्तर प्रदेश की प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, ये अगली टॉपिक है हमारी। तो देखिए, आप देखते हैं कि जब शुरुआत हमारा जो हुआ, ये कहाँ से हुआ?
महाजनपद काल से। कहां से हुआ? महाजनपद काल से। ठीक है, महाजनपद काल जो है इसमें ये महाजनपद कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या हो जाएगी 16। कितनी संख्या हो जाएगी? इनकी संख्या 16 हो जाएगी। लेकिन इनमें से 8 महाजनपद यानी 8 महाजनपद जो हैं ये कहाँ हैं? ये उत्तर प्रदेश में हैं। कहाँ पर हैं? ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है? टोटल महाजनपदों की संख्या हो जाएगी आपकी 8, और इसमें से आधे महाजनपद यानी 8 महाजनपद कहाँ पर हैं? ये उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, ये 8 महाजनपद हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश में? इनकी चर्चा अगर की जाए तो 8 महाजनपद इस तरीके से हैं। 8 जो महाजनपद आपके हैं वो इस तरीके से हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा, नंबर 1 काशी, नंबर 1 काशी, नंबर 2 कौशल, नंबर 3 चेद, नंबर 4 वत्स, नंबर 5 आपका हो जाएगा कुरु, और नंबर 6 आपका हो जाएगा पांचाल, नंबर 7 आपका हो जाएगा सूरसेन, और इसी क्रम में नंबर 8 आपका हो जाएगा मल्ल। ये 8 महाजनपद वो हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित। ये 8 महाजनपद कौन से हैं? ये 8 महाजनपद वो हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, अब देखिए कि बौद्ध धर्म इसके अंतर्गत आता है। जो ये बौद्ध का जो प्रथम उपदेश था, बौद्ध जी ने जो गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश अपना दिया, ये कहाँ पर दिया? ये प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक, महापरिनिर्वाण, इनका जो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है, एक चीज ध्यान रखना कि निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। किसकी? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? किस? कुशीनगर में हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। इनको अंतिम संस्कार इनका कुशीनगर में ही किया गया है, और उसको देखो किसी नाम से जानते हैं, और वहीं पर कुशीनगर में ही इनकी 6.1 मीटर की लंबी प्रतिमा, कितने मीटर की? 6.1 मीटर की लंबी प्रतिमा, ठीक है, लेटी हुई की स्थिति में वहीं पर बनी हुई है। कहाँ पर? कुशीनगर में ही बनी हुई है, और इसकी जो लंबाई है ये है 6.1 इसकी लंबाई है। अच्छा, मध्यकाल में ये जौनपुर था, सिराज, भारत के सिराज के नाम से भी जाना जाता था।
सिराज ये हिंद जो लिखा हुआ है इसको आप कह सकते हैं कि इसको आप कह सकते हैं भारत का सिराज। क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं भारत का सिराज। इसका अर्थ यही हुआ, सिराज ये हिंद का मतलब होता है भारत का सिराज। ठीक। मुगल काल जो था ये अकबर की राजधानियां, मुगल काल अकबर की जो राजधानियां थी ये कहां पर थी? आगरा और फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं कि मुगल काल में जो शासक था एक अकबर, उसकी जो राजधानियां थी वो कहां पर थी? वो थी आगरा और फतेहपुर सीकरी। ये किसकी? मुगल शासक अकबर की राजधानियां थी। ठीक है ना? तो इसके बारे में हमने चर्चा किया। और वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें, क्योंकि यही दक्षिणा होती है आप लोगों की। तो इससे जो है हम लोगों को एक साहस मिलता है, एक शक्ति मिलती है कि हम आप मिलकर के काम कर रहे हैं और हमें अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करना चाहिए। आप इसमें संलिप्त हैं। ठीक। आपकी उपस्थिति को दर्ज कराता है। आपका एक जो लाइक होता है आपकी उपस्थिति को दर्ज कराता है और इससे हम लोगों के उत्साह और ज़्यादा वर्धित होते हैं। इससे आप और बेहतर काम कर पाते हैं आपके लिए। अगली जो टॉपिक होगी वो हमारी होगी स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन कब का स्वतंत्रता संग्राम? 1857 की क्रांति। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा? किन लोगों ने उस स्वतंत्रता संग्राम में, अपनी आज़ादी की लड़ाई में किन लोगों ने अपना बलिदान दिया, किन लोगों ने अपना योगदान दिया, किन लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो प्रमुख बिंदु हैं आपके उत्तर प्रदेश के, जो खासकर परीक्षाओं में अक्सर ये सब पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो क्रांति हुई, ये कब क्रांति हुई? 10 मई 1857 में। आपसे पूछा जाए कि 1857 की जो क्रांति हुई वो किस, उसका निश्चित डेट बताइए। तो आप बताएंगे 10 मई 1857। पूछा जाए आप उसका स्थान बताइए कहां से शुरू हुई, तो आप बताएंगे मेरठ। 1857 में जो क्रांति शुरू हुई वो कहां से शुरू हुई? वो मेरठ से शुरू हुई। यह स्थान है। इसमें जो सबसे अहम भूमिका रही है मुख्य लोगों का, जिन्होंने क्रांति में बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दे दिया और बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, तब जाकर के हमें कहीं जो है आज़ादी मिल पाई। तो इसमें जो थी, ये प्रथम थी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ये कहाँ की थी? ये झांसी की थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी। ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जब पार्टिसिपेट किया, प्रतिभाग किया, तो इनका एक छोटा सा बच्चा था जिसको इन्होंने अपने पीठ पर बांध करके और घोड़े पर सवार होकर के उस युद्ध भूमि में कूद गई थी। बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। तो ये कौन थी? ये झांसी की रानी थी। इनका नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक। दूसरा, कानपुर के नाना साहब और तात्या टोपे। तीसरा है आपका लखनऊ की बेगम हजरत महल। ये इनका नाम था। इन्हीं के नाम से वहाँ का एक महल भी है लखनऊ में। अगला जो चौथा है आपका प्रमुख नामों में से, ये है प्रयागराज के लियाकत अली। कहाँ के? प्रयागराज के लियाकत अली। इन लोगों ने अहम भूमिका अपनी निभाई। कब? 1857 की क्रांति में इन लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। आधुनिक जो आंदोलन माना जाता है इसको, ये चौरी चौरा कांड गोरखपुर में 1922 में, ककोरी ट्रेल एक्शन। आधुनिक के बारे में अगर पूछा जाए, आधुनिक संग्राम के बारे में, क्रांतियों के बारे में, तो आप दो
याद रखेंगे प्रमुख रूप से। एक तो हो गया आपका चौरी चौरा कांड, ये कहाँ शुरू हुआ? ये गोरखपुर 1922 में शुरू हुआ। अगला जो है आपका ये है ककोरी ट्रेन एक्शन, ये लखनऊ में हुआ था 1925 में हुआ था। तो ये जो है ये प्रमुख क्रांतियां हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिगत अधिक महत्वपूर्ण है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा राज्य व्यवस्था और शासन। राज्य व्यवस्था और शासन अगली टॉपिक है हमारी। राज्य व्यवस्था और शासन क्या है? उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में। तो इसमें राज्य विधानमंडल में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में इसकी जो प्रकृति है ये धनात्मक है। विधानसभा की कुल जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, विधानसभा की जो कुल सीटें हैं ये हैं 400, पूरे भारत में सर्वाधिक 403। कुल सीटें कितनी हैं? 403। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। पूरे भारत में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट अगर कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक सीटें हैं 403। विधान परिषद सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 100। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटें कितनी हैं तो आप उत्तर में लिखेंगे 100। और अगर विधानसभा सीटों की बात की जाएगी तो 403 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 403 हो जाएगा। ये क्या होगा? ये विधानसभा सीटें हो जाएंगी, ये आपकी विधानसभा सीटें हो जाएंगी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। और विधान परिषद की सीटें 100 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। इसी क्रम में राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में क्या योगदान रहा है हमारे उत्तर प्रदेश का? वहाँ की सीटें क्या है, कैसे हैं? लोकसभा की, तो लोकसभा की कुल जो सीटें हैं ये हैं 80। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों की ये संख्या जो है ये है 80। ये राजनीति का केंद्र भी माना जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है हमारा ये राजनीति का केंद्र भी माना जाता है। यही राज्यसभा की सीटों की अगर बात करें हम तो इसकी कुल संख्या जो होगी ये है 31। राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 31 होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली टॉपिक हम फिर आप लोगों के सामने कल लेकर के आएंगे। कल अगली प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के। धन्यवाद और मिलते हैं कल पुनः आप लोगों को।